प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर वंदना बरमेचा, सह आचार्य हिंदी। आज हम पढ़ेंगे बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत संस्मरण। जैसे कि हमने इसके पूर्व के व्याख्यान में बात की थी, उसमें हमने देखा था कि संस्मरण किसे कहते हैं और किस प्रकार से यह रेखा चित्र से भिन्न होता है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह अज्ञेय जी की रचना है, बसंत के अग्रदूत निराला। इसका मतलब है कि निराला के संदर्भ में उनका संस्मरण। तो इस संस्मरण में अज्ञेय, पहली बात तो यह कि अज्ञेय के द्वारा लिखित यह महत्वपूर्ण संस्मरण है। और निराला जी को भी आप जानते होंगे, अज्ञेय को भी आप जानते होंगे। निराला जी हिंदी साहित्य के अंतर्गत छायावाद के 4 प्रमुख आधार स्तंभों में से एक है। 4 प्रमुख आधार स्तंभ थे: जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन, महादेवी वर्मा और निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उपनाम है। इस संस्मरण के अंतर्गत निराला की प्रतिभा को उद्घाटित किया गया है। और विद्यार्थियों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि निराला, छायावाद के आधार स्तंभ निराला, क्रांति के अग्रदूत निराला अपने जीवन में अंतिम समय में विक्षिप्त हो गए थे। और उस विक्षिप्तता के बावजूद भी नएपन की पहचान वो रखते थे। आत्मीय व्यवहार उनका था और व्यक्तित्व उनका विराट था। यह सब अज्ञेय जी ने इस संस्मरण बसंत के अग्रदूत निराला में लिखा है। निराला जी की एक कविता है बसंत के अग्रदूत, इसलिए शायद इस संस्मरण का शीर्षक अज्ञेय जी ने यह रखा है। वे संस्मरण का प्रारंभ कुछ इस तरह से करते हैं कि निराला जी को मैं स्मरण कर रहा था, तो सबसे पहले मेरी जब उनसे मुलाकात होने जा रही थी, उस संदर्भ में बात करते हुए अज्ञेय जी कह रहे हैं कि शांति प्रिय द्विवेदी की मुझे याद आ जाती है। और मेरी ये बात पूरी तरह से वो ही समझ पाएगा जो निराला को भी जानता है और जो शांति प्रिय जी को भी जानता है, जिसने इन दोनों महान विभूतियों को प्रत्यक्षतः देखा है। और औरों ने प्रायः शांति प्रिय जी का नाम सुमित्रानंदन पंत के संदर्भ में लिया होगा, क्योंकि वो शांति प्रिय जी सुमित्रानंदन पंत के भक्त थे। लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं जब निराला जी के दर्शन के लिए पंडित वाचस्पति पाठक के घर जा रहा था, तो दरवाजे पर ही मुझे एक सीकिया पहलवान के दर्शन हो गए, जिसने मुझे कहा अपने पूर्व के लेख की याद दिलाते हुए कि आपने निराला जी के बारे में विश्व भारती पत्रिका में बड़ी अनर्गल बातें लिख दी है। तो अज्ञेय जी से जिस तरह से यह सवाल पूछा गया था, उससे लगता नहीं था कि शांति प्रिय जी की शांति प्रियता टपक रही हो। और आवाज़ तो उनकी वैसी ही थी और चिड़चिड़ापन उसमें और शामिल था। और उनसे बात करते हुए अज्ञेय जी कहते हैं कि पहले आप पूरा लेख पढ़ लेना, तब हम बात करेंगे, कहते हुए वो आगे बढ़ गए। वैसे बात शांति प्रिय जी की सही थी, क्योंकि ऐसा हुआ था कि अज्ञेय का एक लेख छपा था, लेकिन खुद अज्ञेय भी बाद में यह मानते हैं कि मैंने उसमें निराला के साथ घोर अन्याय किया था। और ऐसा इसलिए हुआ था, ये पुराने समय की बात है। पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी निराला के विरुद्ध एक अभियान चला रहे थे और उनका आक्रोश निराला जी के कुछ लेखों पर था, कविताओं पर नहीं। लेकिन वो जो उपहास का स्वर मुझे पढ़ने को मिला उनकी टिप्पणियों में, तो उसका प्रभाव मेरी अपरिपक्व बुद्धि पर भी पड़ गया। और ये ठीक है, मैंने वो लिखा था। अब आगे बात करते हुए वो बताते हैं कि जब मैं भीतर पहुंचा तो वहाँ निराला जी के साथ एक और सज्जन मिले, उग्र, बेचन शर्मा उग्र, और दोनों साथ में बैठे हुए थे। उग्र जी से मिलना मुझे पहले भी हो चुका था, तो वही उन्होंने ही मेरे नमस्कार का जवाब देते हुए निराला से परिचय करवाया कि ये अज्ञेय है। निराला ने देखा और कहा कि बैठो। फिर एक बार कहा कि ज़रा सीधे खड़े हो जाओ। और
फिर इस तरह से देखा, नज़र भर के तोला और फिर कहा ठीक है। और फिर कहा डोल तो रामविलास जैसा ही है। डोल मतलब फिजिकल अपीयरेंस, शारीरिक गठन। तो फिर इसके आगे की बात यह है कि अज्ञेय जी मन ही मन सोचते हैं रामविलास शर्मा, क्योंकि निराला के बड़े प्रिय और उनके साहित्य को सही अर्थों में व्याख्यायित और प्रसारित करने वाले हैं। तो सोचते हैं कि चलो शारीरिक गठन के क्षेत्र में तो निराला जी का अनुमोदन मुझे मिल गया। और फिर सामान्य शिष्टाचार की बातें हुई और फिर उन्होंने इशारा किया ग्लास की ओर और कहा शराब पियो, मतलब शायद वे ड्रिंक कर रहे हों। खैर आगे चलते हैं। तो उग्र जी भी निराला जी के प्रति आक्रामक रवैया अपनाए थे, अज्ञेय जी के प्रति। और इसके बाद में निराला जी के पास से बैठकर इस तरह अज्ञेय जब उठे तो निराला जी ने कहा कि अब की बार मिलोगे तो तुम्हारी रचना सुनेंगे। और उन्होंने भी कहा कि आपकी भी रचनाएं में हम सुनेंगे। अज्ञेय जी कहते हैं कि मेरी ही आशा पूरी हुई, मुझे आगे की मुलाकातों में निराला जी की रचनाएं सुनने को मिली। और इसके बाद फिर जब उनसे भेंट हुई तब तक मैंने मतलब अज्ञेय जी ने जो वो विश्व भारती में लेख लिखा था और उसमें जो धारणा व्यक्त की थी, उससे अब वे धारणा बिल्कुल परिवर्तित हो चुकी थी, बदल चुकी थी। और ये धारणा उनकी तुलसीदास कविता पढ़कर बदली। राम की शक्ति पूजा और निराला के गीत अब भी अज्ञेय बार बार पढ़ते होंगे बाद में भी, लेकिन उनका कहना है कि जब तुलसीदास पढ़ने बैठते थे तो एक नया संसार उनके सामने खुल जाता था और एक ऐतिहासिक अनुक्रम में संसार घटता हुआ दिखाई देता था। ऐसा लगता था उन्हें कि तुलसीदास पढ़ते हुए मुझे संसार का एक चलचित्र दिखाई दे रहा है। तो फिर उन्होंने निराला की सारी रचनाएं पढ़ी और फिर जब अगली भेंट थी तब तक अज्ञेय के मन में निराला के प्रति प्रगाढ़ सम्मान उत्पन्न हो चुका था, क्योंकि ये एक लंबे समय के बाद ये भेंट सन 1951 में। और वो दिल्ली चले आए थे, लेकिन दिल्ली में भी वो इलाहाबाद भी जाते रहते थे अज्ञेय जी। निराला जी भी इलाहाबाद में दारागंज में रहते थे और मानसिक विक्षेप उनका बढ़ता जा रहा था, लेकिन फिर भी वो काफ़ी देर तक संयत और संतुलित विचार विनिमय कर लेते थे। अज्ञेय का कहना है कि मैं उनकी विक्षिप्त स्थिति की बातों को भी बहुत सहज भाव से मैं ले लेता था, क्योंकि वो जो पागलपन है वो भी एक जीनियस का पागलपन है। और पागलपन और जीनियस में एक बिल्कुल जीना सा पर्दा होता है। आप लोगों ने भी अपने व्यवहारिक जीवन में अनुभव किया होगा कि जो काफ़ी बुद्धिमान होता है, काफ़ी बुद्धिमान और ज्ञान की बातें करता है, तो आमतौर पर लोग कभी कभी उसे बावला या पागल भी कह ही देते हैं। खैर, पर अंग्रेजी के शब्द निराला के सामने उनकी विक्षिप्त अवस्था में बिल्कुल नहीं लिए जा सकते थे, क्योंकि इनसे उनकी गाड़ी पटरी से उतर जाया करती थी। तो अगली बार की मुलाकात का जब अज्ञेय जी उल्लेख कर रहे हैं तो वो प्रसंग तब था जब सुमन जी भी साथ में आए हुए थे और दोनों को ही निराला जी से मिलने जाना था। और इन्होंने तय किया कि हम सुबह सुबह के समय चले आएंगे, लेकिन सुमन जी थे। सवेरे तैयार होना, पूजा पाठ, श्रृंगार पट्टी, और फिर 10 बज गए जाते जाते। निराला बैठक में नहीं थे, उन्हें सूचना दे दी गई। वो उस समय खुद खाना बनाते थे। 2 मिनट बाद कहा आओ, अरे बैठो। और फिर उसके बाद इसके बाद में हुआ यह कि आगे बताते हुए वो कहते हैं कि मैं चुपचाप बातें सुनता रहा, लेकिन सुमन जी का व्यक्तित्व थोड़ा चंचल था। वो चुप नहीं बैठ रहे थे, बल्कि वो और भी उन्हें प्रसन्न करना चाह रहे थे। इसलिए पूछ बैठे कि निराला जी आजकल आप क्या लिख रहे हो। तो अज्ञेय जी को शायद लगा कि ये एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न है, लेकिन फिर भी अब निराला जी कहते हैं निराला कौन? निराला इज़ डेड। फिर
निराला जी ने अज्ञेय से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। अज्ञेय ने कहा, कुछ न कुछ तो लिखता हूँ, लेकिन संतोष करने लायक नहीं है, उल्लेख करने लायक नहीं है। और उसके बाद में अज्ञेय आश्चर्यचकित हो गए निराला जी की बातें सुनकर, क्योंकि निराला जी ने कविता में जितने परिवर्तन हो रहे हैं उनकी खरी पहचान अपने वक्तव्य में अभिव्यक्त की। तो अज्ञेय को आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो जो उनकी अभिव्यक्ति थी वो सब हिंदी आचार्यों से भी अधिक सही और अचूक थी, जबकि सारे आचार्य कह रहे थे कि निराला विक्षिप्त है, लेकिन निराला ने उनसे ज़्यादा अच्छी समीक्षा तत्कालीन साहित्य की कर दी। और साथ ही साथ में यह भी कहा कि तुम जो लिखते हो वह भी मुझे पता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस संस्मरण का शेष भाग अगले व्याख्यान में। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।